वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस कोर्स टाइटल से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 या पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस ऑलरेडी ही कर चुके हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल पर जा करके जो है BSc AG 4th सेमेस्टर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप उसे देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, द रिस्पिरेशन रेट ऑफ हैन इज़ पर मिनट, यानी मुर्गी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो साथियों, ये जो है आपका कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न जो आपका जो चिक्स होता है से लेकर के एडल्ट के बीच में वेरी करता है। तो इसमें इसी तरीके से दिया गया है, आपका लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक दिया गया है, यानी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वेरी करते हुए दिया गया है। तो ऑप्शन है 15 से 48 या फिर 50 से 60 या 60 से 80 या 15 से 25। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट वाला है 15 से 48 जो है ये आपका रिस्पिरेशन रेट होती है मुर्गी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द मोस्ट डेडली डिजीज़ इन पोल्ट्री फार्म इज़, पोल्ट्री फार्म में सबसे घातक बीमारी कौन सी मानी जाती है। तो क्या फाउल पॉक्स मानी जाती है या फाउल कॉलरा या इन्फेक्शियस या न्यूकैसल। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है करेक्ट ऑप्शन है। न्यूकैसल डिजीज़ जो है आपका ये सबसे घातक बीमारी मानी जाती है पोल्ट्री फार्म में। न्यूकैसल डिजीज़ जो है पोल्ट्री फार्म की सबसे घातक बीमारी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस इज जो संक्रामक ब्रोंकाइटिस है ये क्या है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है या इंसेक्ट डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है। तो साथियों क्या है, तो ये जो है आपका जो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है ये आपका जो है वायरल डिजीज़ है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक प्रकार की वायरल डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस ये वायरल डिजीज़ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाउल कॉलरा इज ए, मुर्गी हैजा क्या है। तो साथियों फाउल कॉलरा जो है एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज़ है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाउल कॉलरा जो है आपका एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है विच इज ट्रू, इनमें कौन सा सही है। तो एक तरफ डिजीज़ दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है कॉजल एजेंट, यानी आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी रोगजनक कौन है। तो इधर डिजीज़ दिया गया है ऑप्शंस में और इस साइड में राइट हैंड में दिया गया है कि वो किसके माध्यम से फैलता है। तो पहले आपका हीट स्ट्रोक डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स के कारण होता है, या सैल्मोनेला वायरस के कारण होता है, या एस्परजिलोसिस ये आपका एस्परजिलोसिस फंगस के कारण होता है, या फिर आपका जो है ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें से कौन सा सही है, सही ऑप्शन को इसमें चुनना है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है एस्परजिलोसिस ये आपका फंगस के कारण होता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एस्परजिलोसिस जो है ये एक प्रकार के फंगस या फंजाई यानी कवक के द्वारा फैलने वाला जो है रोग है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू रिस्पिरेशन, इनमें से कौन सा रोग जो है श्वसन से संबंधित है। तो साथियों श्वसन संबंधित RD है या IB है या ILT है या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा रोग जो है श्वसन से रिस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो साथियों इसमें जो है आपका जो है सारे के सारे जो है आपका चाहे RD हो चाहे IB हो या ILT हो, ये जो डिजीज़ हैं ये सब के सब जो है आपका रिस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका जो है, RD वैक्सीन इज़ यूजफुल अगेंस्ट, RD का जो टीका लगाया जाता है ये किसके खिलाफ लगाया जाता है या किसके लिए उपयोगी है। तो क्या ये रानीखेत के लिए लगाते हैं या फिर पॉक्स के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, या इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी आपका IB के लिए लगाते हैं या फिर आपका वाइट डायरिया, तो किसके लिए लगाया जाता है। तो साथियों इसको हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका RD का टीका लगाते हैं रानीखेत के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। RD की जो वैक्सीन लगाई जाती है ये रानीखेत डिजीज़ के लिए लगाई जाती है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिशनल रूप इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, पोषक तत्वों की कमी जो होती है वो किसकी कमी के कारण हो जाती है। तो साथियों जो पोषक तत्व की कमी होती है वो विटामिन A की कमी के कारण हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो न्यूट्रिशनल लूप हो जाता है ये आपका किसकी डिफिशियंसी कारण होता है। तो साथियों ये जो है आपका विटामिन A की जब कमी हो जाती है तो आपका पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, द सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेज़ 1 इज़ लोकेटेड इन, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन का पहला चरण कहाँ पर स्थित था। तो साथियों केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन का जो फेज़ 1 है ये जो है आपका लोकेटेड था जो है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है फेज़ 1 इसका। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इसेंशियल एमिनो एसिड फॉर ग्रोइंग पुलेट, पुलेट के लिए जो है कौन जो है आवश्यक एमिनो एसिड नहीं माना जाता है। पुलेट की ग्रोथ के लिए या पुलेट की वृद्धि के लिए कौन जो है आवश्यक एमिनो एसिड नहीं माना जाता है। तो क्या ट्रिप्टोफैन है या थ्रियोनिन है या टायरोसिन है या आपका अर्जिनिन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टायरोसिन जो है आपका ये जो है आपका पुलेट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल जो है एमिनो एसिड नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी टायरोसिन।
अगला प्रश्न है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। प्रोटीन दक्षता अनुपात की गणना किस सूत्र के द्वारा की जा सकती है? तो साथियों वो क्या है फार्मूला जिसके माध्यम से प्रोटीन की एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राम वेट गेन अपॉन ग्राम प्रोटीन कंज्यूम। तो कितना ग्राम जो है उसका वेट गेन हुआ है और उसी के हिसाब से कितना उसने प्रोटीन को कंज्यूम किया है। तो ग्राम वेट गेन अपॉन ग्राम प्रोटीन कंज्यूम, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका ये इसी से कैलकुलेशन किया जाता है प्रोटीन की एफिशिएंसी कर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन सा जो है विटामिन ए का अच्छा प्रिकर्सर माना जाता है? तो साथियों वो है आपका बीटा कैरोटीन, आपको पता ही होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो बीटा कैरोटीन ऑप्शन नंबर आपका जो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बीटा कैरोटीन जो है आपका विटामिन ए का प्रिकर्सर माना जाता है, अर्थात बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए को बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ NFE। इनमें से कौन सा NFE की श्रेणी में नहीं आता है? तो क्या स्टार्च है या फिर आपका फैट है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है? तो साथियों इसमें कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी प्रोटीन है। प्रोटीन जो है आपका NFE की श्रेणी में नहीं आता है। स्टार्च, फैट या कार्बोहाइड्रेट्स ये जो है सारे के सारे NFE की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विच इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ पेरोसिस इन चिकन। चिकन में पेरोसिस की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या वो आपका बी आवश्यक है या बी, अच्छा विटामिन बी की बात हो गई, विटामिन बी आवश्यक है या विटामिन B10 आवश्यक है या विटामिन B5 आवश्यक है या फिर कोलिन? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। कोलिन की आवश्यकता होती है, पोरोसिस की रोकथाम के लिए कोलिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोरोसिस की रोकथाम के लिए कोलिन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द परसेंट ऑफ CF यानी क्रूड फाइबर शुड नॉट बी मोर देन इन वाट लेयर राशंस। तो जो लेयर होती हैं, जो अंडे देने वाली जो ब्रीड्स होती हैं, उनके राशन में क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स के राशन में क्रूड फाइबर की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो साथियों इसमें जो है 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लेयर्स होती हैं, लेयर का जो राशन है उसमें जो क्रूड फाइबर की मात्रा जो है आपका 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8% से ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं रखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द नॉर्मल राशन ऑफ लेयर द परसेंटेज ऑफ लाइसिन शुड बी। कह रहा है कि जो लेयर होती हैं, लेयर का जो सामान्य राशन है उसमें लाइसिन की प्रतिशतता कितनी होती है, लाइसिन कितने % उसमें होना चाहिए? जनरल जो राशन बनाया जाता है, जो नॉर्मली जो राशन बनाते हैं लेयर्स के लिए, एग लेइंग ब्रीड्स के लिए, तो उसमें लाइसिन की कितनी प्रतिशत मात्रा रखी जाती है? तो उसमें लाइसिन की मात्रा रखते हैं 0.65% जो है मात्रा रखी जाती है लाइसिन की मात्रा रखी जाती है 0.65%। अगला प्रश्न है, विटामिन ई डिफिशियंसी इन पोल्ट्री कॉज द फॉलोइंग कंडीशन स्पेशली व्हेन डाइट कंटेन हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पोल्ट्री में विटामिन ई की कमी निम्नलिखित स्थिति का कारण बनती है, खासकर जब आहार में असंतृप्त फैटी एसिड का उच्च स्तर हो जाता है। तो जब आहार में असंतृप्त फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पोल्ट्री में विटामिन ई की कमी जो है किसका कारण बनती है? तो साथियों विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, जब असंतृप्त फैटी एसिड का हाई लेवल हो जाता है तो उस समय विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, कौन सी जो है सिचुएशन हो जाती है या कौन सी डिजीज़ हो जाती है? तो साथियों उस समय जो समस्या आती है वो आती है आपका क्रेजी चिक डिजीज़ जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी सिचुएशन में जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हाई लेवल हो जाता है आहार में, राशन में, और विटामिन ई की कमी हो जाए तो उस समय जो है आपका क्रेजी चिक डिजीज़ हो जाती है। क्रेजी चिक डिजीज़ जो है आपका विटामिन ई की कमी के कारण होती है और ये उस सिचुएशन में होती है जब उसके राशन में जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा हो जाती है कम। अगला प्रश्न है, द कैल्शियम एंड फास्फोरस राशन इन रेशियो इन लेयर्स राशन शुड बी। तो लेयर का जो राशन है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए? कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना रखना चाहिए लेयर्स के राशन में? तो साथियों लेयर्स का जो राशन है उसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो रखना चाहिए वो होना चाहिए 6:1, 6:1, यानी कैल्शियम की 6 मात्रा और फास्फोरस की 1 मात्रा के हिसाब से रखनी चाहिए, 6:1 रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा, तो ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट ऑफ द हेन टेक प्लेस। मुर्गी की अंडवाहिनी में निषेचन कहाँ पर होता है? तो साथियों जो मुर्गी की अंडवाहिनी है उसमें निषेचन जो होता है वो होता है आपका अंडवाहिनी में निषेचन जो होगा वो आपका इनफेंडिबुलम में होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इनफंडिबुलम में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन चिकन आर। मुर्गी में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78, 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है द बेस्ट वेजिटेटिव प्रोटीन सोर्स इन पोल्ट्री फीड इज। पोल्ट्री फीड में सबसे अच्छा वनस्पति प्रोटीन का स्रोत किसे माना जाता है? तो साथियों सबको पता होगा प्रोटीन के लिए जो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो होगा आपका सोयाबीन ऑयल केक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोयाबीन ऑयल केक जो है आपका ये पोल्ट्री फीड के लिए, पोल्ट्री फीड में सबसे अच्छा जो है कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोटीन का सोर्स माना जाएगा। वेजिटेटिव प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स पोल्ट्री फीड में वो है आपका सोयाबीन ऑयल केक। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुर्गियों की संख्या सबसे अधिक है? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश जो है। आंध्र प्रदेश में जो है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश जो है आपका इसमें सबसे ज़्यादा मुर्गियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 चिकन कॉज। विटामिन बी की कमी से मुर्गियों में क्या हो जाता है? तो साथियों इसमें हो जाता है पॉलीन्यूराइटिस से, पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है। पॉलीन्यूराइटिस ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से जो है इसमें होता है पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है। पॉलीन्यूराइटिस ऑप्शन नंबर का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोवेंटिकुलस सीक्रेट्स द फॉलोइंग एंजाइम। जो प्रोवेंटिकुलस होता है ये किस एंजाइम का श्रवण करता है, किस एंजाइम को सीक्रेट करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पेप्सिन को सीक्रेट करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके द्वारा पेप्सिन का सीक्रेशन होता है। अगला प्रश्न है द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन पोल्ट्री इज। मुर्गी पालन नहीं है, पोल्ट्री मतलब डायरेक्ट जो है आपका कुक्कुट का ये पालन शब्द मत हटा दीजिए इसमें। तो मुर्गी में प्रोटीन उपापचय का अंतिम उत्पादन क्या है, अंतिम उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है? तो साथियों इसमें एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर आपका जो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोल्ट्री में या कुक्कुट में प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म किया जाएगा, इसका उपापचय किया जाएगा, तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो साथी होता है यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च लोकेटेड इन। कुक्कुट अनुसंधान संस्थान निदेशालय कहीं से थे? कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय या डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च इज लोकेटेड इन। तो ये साथियों जो कुक्कुट अनुसंधान है ये आपका जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च ये आपका हैदराबाद में है। और सेंट्रल एवियन इंस्टीट्यूट ये आपका जो है कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर बरेली में है। अगला प्रश्न है ए हाइब्रिड हैन स्टार्ट लेइंग एग्स इन। एक जो संकर मुर्गी होती है वो कितने दिनों में अंडे देना प्रारंभ कर देती है? तो साथियों ये 4.5 से 5 महीने में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। जो हाइब्रिड हैन होती है ये 4.5 से लेकर के 5 महीने के अंदर जो है अंडे देना प्रारंभ कर देती है, एग लेइंग करना प्रारंभ कर देती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है थिक एल्ब्यूमिन इज सिक्रेटेड इन। जो गाढ़ा एल्ब्यूमिन होता है इसका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? तो साथियों इसका सिक्रेशन होता है इनफंडिबुलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनफंडिबुलम के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज। ओविडक्ट का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो साथियों इस्टमस होता है, इनफंडिबुलम, यूट्रस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है इनफंडिबुलम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनफंडिबुलम इसका जो है सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट 30 MCQs क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जल्द ही इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे और इसके साथ साथ पार्ट 5 भी इसका लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर इस कोर्स टाइटल के हम 5 लेक्चर लेकर आएंगे। अभी तीसरा ये लेक्चर आज कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद 2 लेक्चर और आने बाकी हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो 5 लेक्चर को आप अटेंड करने के बाद जो है अपने एग्जाम से रिलेटेड एक अच्छी खासा स्कोर कर पाएंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।